चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 3 friends go to a restaurant to have a pizza. They decide who will pay for the pizza by tossing a coin. It is decided that each one of them will toss a coin, and if one person gets a different result than the other two, then that person would pay. अगर तीनों का सेम रिजल्ट आता है तो फिर टॉस फिर से किया जाएगा। तो इन्होंने क्या पूछा है, सबसे पहले तो उन्होंने सबसे पहले पार्ट में पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 फ्रेंड्स विल गेट द सेम रिजल्ट। तीनों का रिजल्ट सेम आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी तीनों के पास अगर हम टॉस करेंगे उसी सेम कॉइन से तो तीनों का हेड्स आ सकता है या फिर तीनों का टेल्स। और आपको पता है हेड्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल की भी, तो वहाँ से पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकंड है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट इन 1 राउंड ऑफ टॉसिंग। पहले राउंड में ही डिफरेंट रिजल्ट आ जाए। ये तब पॉसिबल है जब किन्हीं दो लोगों का या तो हेड्स आ जाए और किसी एक का टेल, या फिर किसी दो का टेल आ जाए और एक हेड्स। लेकिन इसमें भी कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक हेड और 2 टेल, अगर ऐसा आएगा तो फिर जिसका ऑड 1 है वो पे करेगा, यानी हेड्स वाला। लेकिन ऐसे 3 केसेस होंगे, कौन कौन से होंगे? एक तो है टेल टेल हेड, एक है टेल हेड टेल, और दूसरा है हेड टेल टेल। तो यहाँ पे ये तीनों रिजल्ट की वजह से यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 टेल और 2 हेड्स के कॉम्बिनेशन में भी ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3/4। थर्ड पार्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल नीड एग्जैक्टली 4 राउंड्स ऑफ टॉसिंग टू डिटरमाइन हु विल पे। तो पहले राउंड में या तो तीनों का हेड्स आएगा या तीनों का टेल, और उसकी प्रोबेबिलिटी अभी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखी थी 1/4 होती है। ऐसे ही सेकंड में भी और थर्ड में भी, लेकिन बाद में ऑड वाला रिजल्ट आएगा, यानी कि ये जो बी पार्ट का आंसर है, तो 3/4। तो फाइनली आंसर आ गया 3/256। इसी का एक सेकेंड पार्ट है ऑप्शनल। स्टूडेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएशन सबमिटेड अ केस स्टडी ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेडनेस इन चिल्ड्रन बेस्ड ऑन parental handedness. Following recent studies suggest that roughly 12% of the world population is left-handed. All right, depending on the parents' handedness, the chances of having a left-handed child vary as follows. तो सबसे पहले बोला अगर बोथ पेरेंट्स आर लेफ्ट हैंडेड तो उसमें 24% चांस है कि चाइल्ड भी लेफ्ट हैंडेड होगा। फिर अगर फादर इज़ राइट हैंडेड एंड मदर इज़ लेफ्ट हैंडेड तो 22% चांस है ऑफ चाइल्ड बीइंग लेफ्ट हैंडेड। सिमिलरली फादर लेफ्ट हैंड और मदर राइट हैंडेड तो उस केस में 17% चांसेस। इसके अलावा एक ऑड केस भी है कि अगर दोनों पेरेंट राइट हैंडेड हैं तब भी 9% चांस है लोगों की कि वो लेफ्ट हैंडेड होंगे। तो इन्होंने पूछा क्या है, अज्यूमिंग दैट सिनेरियोज ABCD आर इक्वली लाइकली and L denotes the event that the child is left-handed. Answer the following question. What is the overall probability that a randomly selected child is left-handed? जब भी overall probability की बात कर रहे हैं तो total probability की बात हो रही है। पहले इसको डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। क्या क्या सिनेरियोज हैं आपके पास? ABCD इक्वली लाइकली है, इसलिए इनका हर एक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। और इसके बाद बोला है चाइल्ड बीइंग लेफ्ट हैंडेड गिवन दैट A हैज़ अकर्ड, वो है 24/100 यानी 24%। इसी तरह सारे केसेस हैं आपके। तो फर्स्ट वाले में टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि सबको आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है और आपस में सब ऐड हो जाएंगे। तो पहले पार्ट में टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा है तो 1/4 इंटू 24/100 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू 17/100 एंड फिर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो फाइनली आपका आंसर 9/50 आ रहा है। सेकेंड पार्ट है गिवन दैट एग्जैक्टली 1 पेरेंट इज लेफ्ट हैंडेड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। केवल एक पेरेंट लेफ्ट हैंडेड है, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं आपके? ऐसा सिनेरियो है B और C, तो केवल उन्हीं दोनों केसेस को लेंगे हम लोग। B और C का केस है ये वाला, ठीक है। 39% आप बोल सकते हैं यहाँ पर 39/100 प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। C है इफ अ चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द पेरेंट्स आर लेफ्ट हैंडेड।
अब इन्होंने उल्टा पूछ लिया, चाइल्ड लेफ्ट हैंडेड है, तो ऐसा कौन सा केस है जहाँ पे बोथ पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड हैं, वो है सिनेरियो ए वाला। तो हमसे ए अंडर एल पूछा है, यानी एक तरह से बेस थ्योरम पूछ लिया। तो नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और ऊपर केवल ए वाला केस। 1/3 इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। टू रेज मनी फॉर एन ऑर्फेनेज, स्टूडेंट्स ऑफ 3 स्कूल ABC ऑर्गेनाइज्ड एन एग्जीबिशन इन देयर रेजिडेंशियल कॉलोनी where they sold paper bags, scrap books and pastel sheets. Student of school A sold 30 paper bags. Student of school A sold 30 paper bags, 20 scrap books and 10 pastel sheets and raised rupees 400. तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेपर बैग, स्क्रैप बुक एंड पेस्टल शीट इज़ XYZ। तो 30 की कितने हो जाएंगे, 30x, 20 स्क्रैप बुक्स के 20y एंड 10 पेस्टल शीट्स के कॉस्ट क्या हो जाएंगे, 10z। तो ऑल ओवर है 410। ऑलराइट, इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे। ये यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। इसी तरह स्कूल B और स्कूल C के भी केसेस हैं। तो फाइनली ये जो ब्लू कलर वाले आप यहाँ पे इक्वेशंस देख रहे हैं वो सिंप्लीफाइड वर्जन है। अब इनको हम लोग को अब इसको हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करना है। ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस तरह से ट्रांसलेट हो गई। और फिर सेकंड पार्ट में पूछा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ऑलराइट, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और फिर x की वैल्यू XYZ आ जाएगा आपका। और उसके बाद फाइनली XYZ यानी 1 पेपर बैग, 1 स्क्रैप बुक और 1 पेस्टल शीट की कॉस्ट आ गई। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इंटू y साइन y बाई एक्स एंड y dx प्लस x dy इंटू x कॉस y बाई एक्स। तो जब भी y बाई एक्स का पैटर्न आएगा तो हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल यूज़ होता है। तो y बाई एक्स सब जगह आ रहा है। सबसे पहले तो आप dy बाई dx निकाल लीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ भी y बाई एक्स है तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू vx। आफ्टर सब्सटीट्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। और फिर v वाले टर्म्स एक तरफ, x वाले टर्म्स एक तरफ करके हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसके बाद इन्होंने कुछ और पूछा है, फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द कंडीशन y इज इक्वल टू पाई एंड x इज इक्वल टू 1। अगर y पाई के बराबर है और x 1 है तो आपको कांस्टेंट c मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा c को रिप्लेस करके। सेकेंड पार्ट इसी में पूछा गया है, इवेल्युएट 0 टू पाई साइन 4x साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। और उसको निकालने के बाद आपको कुछ और भी इवेल्युएट करना है। तो ये वाला टफ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इसको ध्यान से करिएगा। तो हमें सबसे पहले तो बेसिक जो फॉर्मूले हैं क्लास 11 के उसके लिए ये सब भी पता होने चाहिए। तो हम लोग इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो कॉस के टर्म्स में फाइनली आपके पास ये आ रहा है 1/4 इंटू 3 प्लस कॉस 4x, क्योंकि यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 3π/4। और उसके बाद जो सेकेंडली इन्होंने सॉल्व करने को बोला है, इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे हम लोग 3π/4 का यूज़ कर लेंगे आगे जाके। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यूज़ हो रही है वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx इफ़ f at -x इज इक्वल टू f at x। क्या यहाँ पे पॉसिबल है कि f at -x fx के बराबर आ रहा है? तो उसके लिए हम लोग हर जगह x की जगह -x पुट करके देखेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे हम, तो आपको मिलेगा 2i इज इक्वल टू -2π to 2π sin टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। अब आप सोच रहे होंगे e की पावर x कहाँ गया, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे e की पावर x है। ऐड होने पे ये ऊपर ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर में e की पावर x प्लस 1 और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको करके देखिएगा। अब हम लोग फिर से एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, फ्रॉम -a to a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx जब f at -x fx के बराबर होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2i विल बी 2 टाइम्स ऑफ
0 to a यानी 0 to 2 पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि f एट माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स पुट करेंगे तब भी वही सेम चीज़ आएगी। ऑलराइट, तो ये 0 to 2 पाए हो जाएगा और बाहर एक 2 आ जाएगा। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया तो 0 to 2 पाए बचा। अब इस स्टेप में एक और प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, फ्रॉम 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स जो है वो टर्न आउट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि f एट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एट 2a माइनस एक्स का मतलब 2 पाई माइनस एक्स, वो सेम इसी के बराबर आएगा फिर से। इस वजह से इसको फर्दर स्प्लिट कर देंगे हम। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x आ गया। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग 3 पाई बाई 4 और बाहर 2 लगाए यानी 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी टफ भी है और लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए अगर इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप तभी समझ में आएगा ये। अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर, देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द कोन टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 2/3। तो इस कोन में वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमाइज करना है एक तरह से, और फिर प्रूव करना है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ कोन टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2/3। तो सबसे पहले आप इक्वेशंस बना लीजिए अपनी। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से बन रही है, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। और अगर यहाँ पे हमें हाइट के टर्म्स में लिखना है तो क्या हो जाएगा? टोटल हाइट माइनस आर, कैपिटल आर, उसको हम लोग एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो आपके यहाँ से इक्वेशन आ गई वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहाँ से आप आर स्क्वायर की जगह ये सब्सटीट्यूट कर देंगे और फिर चलिए इसको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकाला और उसके बाद d2v/dh स्क्वायर निकालेंगे, लेस देन 0 आ रहा है एट 4r/3। इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू 4r/3। अब हमें रेशियो हाइट और डायमीटर का निकालना था। डायमीटर मतलब 2r होता है, हाइट मतलब 4r/3 है, तो वहाँ से ये 2:3 आ जाएगा। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट है, अ गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल इज टू बी कास्ट इनटू अ सॉलिड हाफ सर्कुलर सिलेंडर with a rectangular base and semi-circular ends. If the total surface is minimum, then prove that the ratio of length of cylinder to the diameter of the semicircular end is pi is to the diameter of semicircular ends is pi is to pi by 2. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाफ सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा? वैसे तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ करना है, विच मीन्स हमें वॉल्यूम को यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले सरफेस एरिया ये हमने कैसे लिखा है वो आपको समझा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हाफ हाफ 2 सेमी सर्कल है, इसका मतलब एक सर्कल के बराबर विच इज़ पाई आर स्क्वायर, और उसके अलावा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया भी केवल ये जो ऊपर वाला पोर्शन है। वैसे तो सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहाँ पे केवल हाफ सिलेंडर है इसलिए पाई आर एच। ऑलराइट, इसके अलावा ये जो बेस में एक रेक्टेंगल बना हुआ है इसका भी हम लोग काउंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये एक r प्लस आर इज़ 2r, 2r इंटू एच इज़ वो आपका एरिया हो जाएगा इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का। अब जहाँ जहाँ पे h है वहाँ पे हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। जब सरफेस एरिया मिनिमम आ रहा है तो उस केस में हमें रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सिलेंडर टू द रेशियो ऑफ डायमीटर निकालना है। तो देखिए उसकी वैल्यू आपकी आ रही है पाई अपॉन पाई प्लस 2। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए क्योंकि हाइट को यानी लेंथ को ऊपर रखना है और डायमीटर नीचे, इसलिए h अपॉन 2r हो जाएगा पाई अपॉन पाई प्लस 2। चलिए सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किरण प्लेज अ गेम ऑफ थ्रोइंग अ फेयर डाई 3 टाइम्स बट टू क्विट एज एंड व्हेन शी गेट्स अ 6। किरण गेट्स +1 पॉइंट फॉर अ 6 एंड -1 फॉर एनी अदर नंबर। तो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे किरण जो है वो थ्रो कर रही है फेयर डाई को 3 टाइम्स, लेकिन वो गेम को क्विट कब करेगी? जब 6 आ जाएगा। हो सकता है पहले बार में ही आ जाए,
लेकिन यहाँ पे 3 बार खेलने को बता रहे हैं, तो हो सकता है पहली बार में नहीं आया तो दूसरी बार में, दूसरे में नहीं आया तो थर्ड टाइम में 6 आ जाए, तो यहाँ से क्विट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला है, इफ़ x डिनोट द रैंडम वेरिएबल पॉइंट्स अर्नड देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x यानी कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले चांस 1 का देखते हैं। चलिए, चांस 1 में अगर 6 नहीं आया है तो इसका मतलब -1 हो जाएगा। अगर चांस 2 में भी 6 नहीं आया इसमें भी -1 हो गया, और अगर चांस 3 में भी 6 नहीं आया तो वहाँ पे भी -1 विच गिव्स अस -3। ठीक है, ये सारे हम लोग ने नॉट वाले केस देख लिए। अब चलिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर चांस 1 में 6 आ गया तब तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग चांस 2 में मूव ऑन करेंगे। चांस 2 में मूव ऑन करने का मतलब है पिछली चांस में क्या आया है, नॉट ऑफ 6 विच इज़ -1। तो पहली चांस में अगर 6 आ गया तो वहीं पे टर्मिनेट हो गया और पॉइंट आपको 1 मिल गया। अगर चांस 2 में 6 आ रहा है इसका मतलब चांस 1 में क्या आया होगा, नॉट ऑफ 6 विच इज़ स्कोर क्या होगा, -1। ये जो पर्पल कलर से लिखे हैं वो स्कोर लिखे हैं। अब टोटल ऑल ओवर स्कोर क्या हो गया, -1 + 1 मेक्स 0। हो सकता है चांस 3 में 6 आए विच मीन्स कि चांस 1 और 2 में 6 नहीं आया होगा, और अगर 1 में भी नहीं आया 2 में भी नहीं आया तो दिस विल गिव अस -2। तो -2 + 1 इज़ -1। तो ये आपकी पॉसिबल वैल्यूज़ है -3, 1, 0 एंड -1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग ने नॉट ऑफ 6 का देखा है कि एक भी बार नहीं आया, और उसके बाद चांस 1 में 6, चांस 2 में 6 और चांस 3 में 6 का। तो इन्होंने क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में, व्हाट इज़ द फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x। तो इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, उसके लिए अलग अलग आपको इन चारों केसेस को लेना होगा। -3 का मतलब क्या है, कौन सा केस है ये, किसी भी चांस में 6 नहीं आया है, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है इंडिविजुअली, 5/6, और ये क्योंकि इक्वली लाइकली होता है सभी में 5/6। ऐसे ही -1 का मतलब क्या है, -1 मीन्स 2 चांसेस में 6 नहीं आया, यानी कि 5/6 × 5/6, और एक में आ चुका है यानी 1/6। x = 0 का मतलब पहली चांस में 6 नहीं आया यानी 5/6 प्रोबेबिलिटी, और दूसरे में आ गया यानी 1/6। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली x = 1 भी हो जाएगा कि पहले में ही आ गया। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। थर्ड है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पॉइंट शी गेट्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है और फिर रिज़ल्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, सबको ऐड करा तो आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली -1.69। ऑल राइट, तो आई होप आपको सेक्शन ए अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।